हेलो गाइस, मैं हूं भावना चौधरी और आप सभी का स्वागत है एक एजुकेशनल चैनल नर्सिंग पाठशाला में, जहां अपन डिस्कस कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस की। क्वेश्चन जो रहेंगे वो पीडीएफ से रिलेटेड रहेंगे। चाहे आप सीएचओ की प्रिपरेशन में लगे हो या फिर सीआरपीएफ की या फिर कोई अदर वैकेंसीज़ की प्रिपरेशन में लगे हो, आपके लिए जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज का सेशन शुरू से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ना तो इतने इजी क्वेश्चन है, ना ही मैंने इतने हार्ड क्वेश्चन इन्वॉल्व किए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। तो चलो अपन अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इसी प्रकार से रहेगा। क्या है? ए नर्स ऑब्जर्व ए कन्वल्जन एंड ट्विस्टिंग ऑफ एक्सट्रीमिटी इन ए न्यूबॉर्न इन्फेंट, व्हाट शुड बी प्रोबेबल कॉज फॉर इट। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? एक नर्स है जो कि ऑब्जर्व कर रही है। क्या ऑब्जर्व कर रही है? कन्वल्जन एंड ट्विस्टिंग ऑफ एक्सट्रीमिटी। किसमें? एक न्यूबॉर्न में। तो आपके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसका कोज क्या हो सकता है? जो कन्वल्जन है और ट्विस्टिंग है उसका कोज क्या हो सकता है? ऑप्शंस क्या दिए हैं? ऑप्शन ए इज एस्पाइक्सिया। व्हाट इज एस्पाइक्सिया? लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन इन द टिश्यू। नेक्स्ट B1 इज द मेनिंजाइटिस। ऑप्शन सी इज सेरेब्रल हेमरेज एंड ऑप्शन डी इज इन्फेक्शन। तो जो अपने को साइन एंड सिम्टम दिए हैं कन्वल्जन एंड ट्विस्टिंग ऑफ एक्सट्रीमिटी, मोस्ट कॉमनली जो शॉक की कंडीशन होती है, सेरेब्रल हेमरेज की कंडीशन होती है, उस टाइम पे अपने को देखने को मिलता है। एस्पाइक्सिया में जो है कम्प्लीटली लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो वहाँ पे कन्वल्जन नहीं आके वहाँ पे डिसओरिएंटेशन देखने को मिलेगा अपने को। मेनिंजाइटिस के स्पेसिफिक सिम्टम दिए हैं। स्पेसिफिक जो सिम्टम होते हैं मेनली इसमें 3 तरह के सिम्टम इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि नोकल रिजिडिटी है, कर्निंग साइन है एंड ब्रूजेंस के साइन है। तो यहाँ पे सिम्टम के अकॉर्डिंग अपन किसको चूज़ करें? ऑप्शन सी को चूज़ करेंगे कि सेरेब्रल हेमरेज में दिस टाइप के सिम्टम अपने को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? अपन नेक्स्ट मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए चाइल्ड इज डायग्नोज बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, ए नर्स एजुकेट द मदर टू डू ऑल एक्सेप्ट। क्या पूछा गया है कि एक चाइल्ड है वो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस से सफ़र कर रहा है, तो नर्स है एजुकेट करती है उसके मदर को कि बाकी सारे जो फंक्शन है वो आपको करने हैं एक्सेप्ट, यानी एक को छोड़ के। यानी कि 4 ऑप्शन में से 3 जो करेक्ट हो गए यहाँ पे और एक इनकरेक्ट होगा। जो इनकरेक्ट होगा वही अपने लिए करेक्ट आंसर होगा। तो क्या है ऑप्शंस? ऑप्शन ए है वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली, ऑप्शन बी क्लीन आई एज प्रिस्क्राइब, ऑप्शन सी शेयर टॉवल एंड वॉश क्लॉथ एंड ऑप्शन डी गिव आई ड्रॉप एज प्रिस्क्राइब। तो जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है वो स्प्रेडिंग हो सकता है 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। तो यहाँ पे जो टॉवल वगैरह है वो शेयर नहीं करनी चाहिए मदर को, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी में दे रखा है कि शेयर टॉवल एंड वॉश क्लॉथ, ही अपने को टॉवल और वॉश क्लॉथ जो है मदर को शेयर करने के लिए यहाँ नहीं बोलना है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे अपने लिए करेक्ट होगा। बाकी हैंड वॉश के लिए अपन प्रेफरेंस देंगे। आई जो है जैसे कि प्रिस्क्राइब की गई है वैसे अपने को क्लीन करनी है। मेनली जो आई क्लीन की जाती है वो इनर कैंथस टू आउटर कैंथस क्लीन की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है गिव आई ड्रॉप एज ए प्रिस्क्राइब। जैसे कि आई ड्रॉप दी गई है उस हिसाब से मदर है उसको अपने बेबी को देना है, ये भी अपने को वहाँ पे क्लियर करना है। अब एक क्वेश्चन अब यहाँ से ये बनता है कि आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट 2 तरह के प्रिस्क्रिप्शन आपके पास में है, तो आप फर्स्ट है वो कौन सा इंजेक्ट करोगे? तो हमेशा अपन आई ड्रॉप जो है वो इनिशियली इंजेक्ट करेंगे और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो ऑइंटमेंट है उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लीनिंग द एयरवे ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी इन्वॉल्व ऑल एक्टिविटी एक्सेप्ट। क्या है? एयरवे को क्लीन किया जा रहा है किसके? न्यूबॉर्न के। तो आप बाकी सारी एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करोगे एक को छोड़ के। तो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए पोजिशन द बेबी विथ हेड लो, ऑप्शन बी जेंटल सक्शन टू रिमूव द म्यूकस, ऑप्शन सी इज रिसक्सिटेशन एंड ऑप्शन डी स्टेपिंग द चेस्ट। तो जो एयरवे है इसको क्लीन करने के लिए एज यूजुअली अपन नॉर्मली बात करें तो पोजिशन देते हैं बेबी को हेड लो के साथ, क्योंकि जैसे ही डिलीवरी कंडक्ट की जाती है बेबी को उल्टा लटकाया जाता है, उसके जो हेड को लो किया जाता है ताकि जो भी एस्पिरेशन
है, जो भी सिक्रेशंस है माउथ में वो एस्पिरेट नहीं हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या दिया जाता है, जो हेड उसको लो रखा जाता है। नेक्स्ट है जेंटल सक्शन। हाँ, सक्शनिंग अपन परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी एक्सेस म्यूकस वगैरह वहाँ पे कलेक्ट है उसको रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट है टेपिंग। टेपिंग से क्या होगा, वहाँ की जो सिक्रेशन है वो मूव करेंगे और इजीली रिमूव होंगे। तो ए, बी और डी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट होंगे एयरवे को क्लीन करने के लिए। बट रिसक्सिटेशन अपन किस कंडीशन में परफॉर्म करते हैं, रिसक्सिटेशन में अपन क्या करते हैं, रिसक्सिटेशन में अपन देखते हैं जो कार्डियोपल्मोनरी एक्टिविटी है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। रिसक्सिटेशन एक इमरजेंट प्रोसीजर है जिसमें अपन क्या करते हैं, जो हार्ट है और लंग उसको प्रिजर्व करने के लिए स्पेशलाइज्ड एक्शन लेते हैं। वहाँ पे अपन क्या करेंगे, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन तीनों को मेंटेन करेंगे जिससे कि लाइफ है वो प्रिजर्व की जा सके। तो रिसक्सिटेशन यहाँ पे परफॉर्म अपन नहीं करेंगे इनिशियली सिर्फ अपने को एयरवे ही क्लीन करना है। अपने को यहाँ कोई साइन सिम्टम नहीं दे रखा है कि बेबी जो है उसका अपगार कितना है। अपगार अगर बिलो 3 अपने को यहाँ दे रखा होता तो अपन रिसक्सिटेशन भी यहाँ पे परफॉर्म करते, बट यहाँ पे अपने को नहीं दे रखा। सिर्फ अपने को ये पूछा गया है कि एयरवे है उसी को आपको क्लीन करना है, तो आप कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करोगे। तो अपन ए, बी और डी तीनों ही एक्टिविटी यहाँ परफॉर्म करेंगे, बट रिसक्सिटेशन अपन यहाँ पे परफॉर्म नहीं करेंगे इनिशियली। ओके, रिसक्सिटेशन अपन उसी कंडीशन में परफॉर्म करेंगे जब अपने को डेंजरसफुल सिचुएशन लग रही है और अपकार स्कोर जो होगा वो बिलो 3 यहाँ पे असिस्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है द अम्बिलिकल कॉर्ड ड्राई एंड सेपरेट बाय सेप्टिक नेक्रोसिस। क्या पूछा गया है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो ड्राई और सेपरेट हो जाती है ऑटोमेटिकली। जैसा कि आप सभी जानते हो, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कुछ टाइम बाद में ऑटोमेटिकली ड्राई होके अपने आप से नेक्रोस होके वहाँ से रिमूव हो जाती है। तो कितना टाइम लेती है वो यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए है 3 to 5 डेज, ऑप्शन बी 5 to 8 डेज, ऑप्शन सी 9 to 12 डेज, ऑप्शन डी मोर देन 12 डेज। तो अम्बिलिकल कॉर्ड रिमूव करने के लिए रिमूव होती है वो मेनली 7 डेज पे, 5 to 7 डेज पे होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो अपन ऑप्शन बी जो होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 5 to 8 डेज है वो लगेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको ड्राइड एंड सेपरेट होने में। ओके, नेक्स्ट है फिटल हाइपोक्सिया इज असिस्ट बाय। फिटल हाइपोक्सिया किससे आप असिस्ट कर सकते हो, तो व्हाट इज हाइपोक्सिया, लैक ऑफ द ऑक्सीजन इन द टिश्यू। तो किस प्रकार से असिस्ट कर सकते हैं, ऑप्शन ए है स्काल्प ब्लड सैंपलिंग। बिल्कुल, ब्लड सैंपल लेके अपन एबीजी एनालिसिस यहाँ कर सकते हैं। एबीजी एनालिसिस करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि हाइपोक्सिक है या नहीं। नेक्स्ट है अल्फा फिटोप्रोटीन। जी नहीं, अपन अल्फा फिटोप्रोटीन लेवल जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन या हाइपोक्सिया को असेसमेंट करने के लिए काम में नहीं लेते। अल्फा फिटोप्रोटीन एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती है जिसका नॉर्मल लेवल 38 to 45 mg पर डीएल होता है। कितना होता है, 38 to 45 mg पर डीएल होता है, जिसको अपन असिस्ट करते हैं उस कंडीशन में जब कोई क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी हो या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो या फिर एब्डोमिनल वाल डिफेक्ट हो। अगर बिलो 38 वहाँ पे अपने पास में अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल देखा जाता है तो वो कंडीशन डिनोट करती है कि वहाँ पे कोई भी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ प्रेजेंट है। अगर मोर देन 45 है तो वहाँ पे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे जो अल्फा फिटोप्रोटीन लेवल जो है वो हाइपोक्सिया को डिनोट नहीं कर पाता है, तो यही अपना ऑप्शन जो होगा वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्या है, फिटल हार्ट मॉनिटरिंग। बिल्कुल, हार्ट जो है वो कंपनसेट मैकेनिज्म के थ्रू अगर हाइपोक्सिया होगा तो वो अपने आप से टेकीकार्डिया करना स्टार्ट कर देगा, तो उससे भी अपन क्या कर सकते हैं, हाइपोक्सिया को असिस्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी में दे रखा ए एंड सी, तो ये ऑप्शन जो होगा अपना करेक्ट होगा, बिकॉज अपन ब्लड सैंपलिंग के थ्रू और फिटल हार्ट मॉनिटरिंग के थ्रू हाइपोक्सिया को यहाँ असिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन असेसिंग ए चाइल्ड विद क्रोनिक हाइपोक्सिया द नर्स शुड मॉनिटर फॉर। क्या पूछा गया है कि एक चाइल्ड है वो क्रोनिक हाइपोक्सिया से सफ़र कर रहा है तो आपको क्या मॉनिटर करना है। ऑप्शन ए स्लो एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी क्लबिंग ऑफ फिंगर, ऑप्शन सी सबकुटेनियस हेमरेज एंड ऑप्शन डी डिक्रीज आरबीसी काउंट। तो क्रोनिक हाइपोक्सिया की कंडीशन अपने को यहाँ दे रखी है। अगर यहाँ पे एक्यूट हाइपोक्सिया होता तो अपन रेस्टलेसनेस एंड डिसओरिएंटेशन को परफॉर्म प्रीफर करते हैं, बट क्रोनिक हाइपोक्सिया दे रखा है तो अपन किसके पास जाएंगे, ऑप्शन बी के पास जाएंगे कि अगर लॉन्ग टाइम तक ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो रहेगी तो उस कंडीशन में जो क्लबिंग ऑफ फिंगर है वो वहाँ पे होना स्टार्ट हो जाती है। तो अपने को ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। जो रेस्पिरेशन है वो अल्ट्रेशन इनिशियली होगा,
सबकुटेनियस हेमरेज का इसमें कोई रोल नहीं होता, आरबीसी काउंट का भी इसमें कोई रोल नहीं होता। तो अपन डायरेक्ट किसको प्रेफर करेंगे, क्लबिंग ऑफ फिंगर, बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन इट मे अकर। तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे एक्यूट कंडीशन दे रखी होती तो अपन क्या प्रीफर करते हैं, जो रेस्टलेसनेस है, डिसोरिएंटेशन है, कन्फ्यूजन है, लेथार्जी, इस टाइप के सिम्टम्स को यहाँ पे देखने को मिलते। समझ आया। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम इन द न्यूबॉर्न बेबी इज कॉज्ड बाय। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम एक कंडीशन है न्यूबॉर्न बेबी में किसके थ्रू कॉज होती है। ऑप्शन ए HIV इन्फेक्शन, ऑप्शन बी गोनोरियल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी रूबेला इन्फेक्शन, ऑप्शन डी क्लेमाइडियल इन्फेक्शन। तो मोस्ट कॉमनली जो ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम है वो क्लेमाइडियल इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलता है। इट समटाइम ये आल्सो सीन इन द गोनोरियल इन्फेक्शन, बट मोस्ट कॉमन अपन बात करें तो ये क्लेमाइडियल इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमनली ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम देखने को मिलता है। और सिल्वर नाइट्रेट जो है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस वहाँ पे रहती है, एज ए आई ड्रॉप वो अवेलेबल होती है। ठीक है। तो बिफोर डिलीवरी जो मदर है उसको असिस्ट किया जाता है इन्फेक्शन के रिगार्डिंग, कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट तो नहीं है, ताकि अपन आइडेंटिफाई कर सके कि चाइल्ड जो है वो सस्पेक्टेड तो नहीं है गेटिंग टू द ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस बी बैक्टीरिया कॉज द टाइप ऑफ इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली नियोनेट। स्ट्रेप्टोकोकस बी बैक्टीरिया वो कौन से टाइप का इन्फेक्शन कोज कर सकता है नियोनेट में। तो ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए है HIV इन्फेक्शन, ऑप्शन बी सेप्टिसेमिया, ऑप्शन सी मलेरिया एंड ऑप्शन डी टाइफाइड फीवर। तो जो HIV इन्फेक्शन है वो तो बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है क्योंकि ये तो वायरल डिजीज़ है। नेक्स्ट है सेप्टिसेमिया, बिल्कुल सेप्टिसेमिया जो है वो यहाँ पे कोज हो सकता है। नेक्स्ट है मलेरिया, तो ये प्रोटोजोल डिजीज़ है। नेक्स्ट टाइफाइड, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस से नहीं होके स्टेफाइलो से होती है। मोनली जो है साल्मोनेला टाइफिस के लिए पॉजिटिव एजेंट रहता है टाइफाइड फीवर के लिए। तो ऑप्शन बी जो है सेप्टिसेमिया, ये करेक्ट हो जाएगा कि सेप्टिसेमिया एक ब्लड इन्फेक्शन है और स्ट्रेप्टोकोकस बी बैक्टीरिया से कोज किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, एपनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय, व्हाट इज एपनिया, lack of absence of the breathing is the apnea. What is apnea? Absence of the breathing is the apnea. इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो। ऑप्शन ए स्टिमुलेशन द बेबी, ऑप्शन बी मेंटेन द एयरवे, ऑप्शन सी वेंटिलेशन द बेबी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल अपन स्टिमुलेट करके बेबी को कैसे स्टिमुलेट करेंगे, जिसका बैक पार्ट है वहाँ पे स्लेप करके, या फिर जो सोल ऑफ फिट है वहाँ पे स्लेप टेप करके अपन क्या करेंगे स्टिमुलेट करेंगे, जिससे क्या होगा रेस्पिरेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। क्या करेंगे, जो सोल पार्ट है और बैक पार्ट है उसको स्लेप या टेपिंग करके अपन स्टिमुलेट करेंगे। इससे स्टिमुलेशन से क्या होगा रेस्पिरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। मेंटेन द एयरवे को क्लियर करके मेंटेन करके हेल्ड टिल्ट चिन लिफ्ट पोजिशन या फिर जाम मैन्योर अपन काम में लेके एपनिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेंटिलेशन, आर्टिफिशियली वेंटिलेशन देके भी अपन एपनिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ अबाउ जो होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि अपन स्टिमुलेट करके बेबी को मेंटेन करके एयरवे को साथ में वेंटिलेशन करके एपनिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ द कीपिंग मदर एंड चाइल्ड टुगेदर इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ इज नोन एज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है कि जो मदर है और चाइल्ड है दोनों को साथ में रखा जाता है आफ्टर डिलीवरी आफ्टर बर्थ, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। तो वो कंडीशन क्या होती है, रूमिंग इन। रूमिंग इन जो होती है वो कंडीशन होती है जिसमें मदर और जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको एक साथ में रखा जाता है, जिससे उन दोनों के बीच में अच्छी बाउंडिंग डेवलप हो सके। तो इस प्रोसेस को रूमिंग इन कहते हैं। परप्यूरियम जो होता है वो आप जानते हो कि जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है वो परप्यूरियम होता है। लाइंग इन एक पोजिशन का नाम है, बाउंडिंग एक रिलेशनशिप डेवलप होने का नाम है। नेक्स्ट क्या है, द न्यूबॉर्न शुड ऑलवेज कीप क्लोज टू द मदर फॉर इफेक्टिव। न्यूबॉर्न जो है वो हमेशा मदर के साथ में अपन रखते हैं, या फिर मदर और न्यूबॉर्न दोनों को एक साथ रखते हैं। इससे क्या होगा, अच्छे से दोनों के बीच में बाउंडिंग डेवलप होगी। बाउंडिंग डेवलप होगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या होगा, एफेसमेंट डेवलप होगा दोनों के मध्य। तो बॉन्डिंग जो होगा वो डेवलप करने के लिए अपन हमेशा जो मदर है और न्यूबॉर्न है उसको एक साथ में कैप्ट करते हैं और उस प्रोसेस को रूमिंग इन कहते हैं। और वो प्रोसेस की क्यों जाती है, ताकि दोनों के बीच में अच्छे से बाउंडिंग अपन डेवलप कर सकें। ओके, समझ आया।
नेक्स्ट है व्हेन केयरिंग फॉर ए न्यूनेट फॉर डायबिटिक मदर वेट 4.5 kg who was delivered vaginally, the nurse would assist the neonate for fracture of which of following। क्या कुछ कहा गया है कि एक न्यूनेट है वो एक डायबिटिक मदर से, उसकी मदर जो है वो डायबिटिक है और उसका वेट जो है वो 4.5 kg है और कैसे डिलीवर हुआ, वेजाइनली डिलीवर हुआ है। तो आप है न्यूनेट को किस टाइप के फ्रैक्चर के लिए असिस्ट करोगे। तो जो एक कंडीशन है, एक डायबिटिक मदर होती है उसमें हमेशा आपको जो फिटल है उसके साइज है वो हमेशा लार्ज अपने को देखने को मिलती है। एक कंडीशन तो आपको ये ध्यान में रखनी है, जैसा कि क्वेश्चन में इसने बताया है। एक फैक्ट है कि जो डायबिटिक मदर है उसके चाइल्ड है उसकी जो साइज़ होगी वो अदर की तुलना में लार्ज और वेट है वो भी एक्सेस होगा। और मोस्ट कॉमनली अपन बात करें तो ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी चांसेस रहते हैं क्लेविकल फ्रैक्चर के, तो अपन उसी को असेस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्लेविकुलर फ्रैक्चर को ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी मोस्ट कॉमनली चांसेस रहते हैं क्लेविकुलर फ्रैक्चर होने के। तो क्लेविकुलर फ्रैक्चर को अपन इनिशियली असिस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे बेबी का जो वेट है वो एक्सेस है 4.5 kg है। नॉर्मली बर्थ वेट की बात करें तो अपन अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 3.5 kg होता है। एवरेज की बात करें तो 3 kg एवरेज बर्थ वेट होता है, बट यहाँ पे 4.5 kg है तो यहाँ पे चांसेस रहते हैं फ्रैक्चर होने के। और मोस्ट कॉमनली जो फ्रैक्चर होता है वो क्लेविकुलर फ्रैक्चर होता है, इसीलिए अपन सबसे पहले क्लेविकुलर फ्रैक्चर के लिए असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट है द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द फिटल एल्कोहल सिंड्रोम इंक्लूड। क्या पूछा गया है, FASD के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं। व्हाट इज FASD, फिटल एल्कोहल सिंड्रोम डिजीज। फर्स्ट है क्लेफ्ट लिफ्ट एंड प्लेट, ऑप्शन बी है हेपेटोमेगेली, हाइपोटोनिया एंड माइक्रोऑप्थेल्मिया, ऑप्शन सी है हाइपरबिलीरुबिनीमिया, जोंडिस एंड फेलियर टू थ्राइव, ऑप्शन डी इज माइक्रोसिफेली, शॉर्ट फिल्ट्रम एंड प्रीनेटल ग्रोथ रिटार्डेशन। तो जो FASD होता है फिटल एल्कोहल सिंड्रोम, उसमें क्या होता है जो मदर है वो अक्सर अल्कोहल का कंज्यूम करती है, तो उस वजह से जो फिटस है उसमें कुछ साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, माइक्रोएंसेफेली यानी स्मॉल जो हेड साइज होगी वो स्मॉल होगी, स्मॉल फिल्ट्रम, फिल्ट्रम क्या होता है जो नोज और जो अपर लिप है उनके बीच का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रम। जो फिल्ट्रम होता है वो स्मॉल शॉर्ट होने के साथ में स्मूथ होगा, स्मूथ फिल्ट्रम होगा। उसके साथ में क्या होगा, जो अपर लिप होगा वो थिन होगा। वन मोर कंडीशन है यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो अपर लिप होगा वो एकदम से थिन होगा। एक पेंसिल लाइन जितनी अपन ड्रॉ करते हैं मार्कर लाइन, उतना ही अपर लिप जो है वो फिटल में अपने को देखने को मिलेगा या न्यूबॉर्न में देखने को मिलेगा। उसके साथ में प्रीनेटल ग्रोथ रिटार्डेशन भी देखने को मिलेगा, साथ में जो जॉइंट है वो डिफॉर्मिटी भी देखने को मिल सकती है। आईज है वो भी क्या होगी, शॉर्ट होगी। तो ये सारे सिम्टम होते हैं फिटल एल्कोहल सिंड्रोम के। ठीक है, समझ आया। दैट्स ऑल, ये अपनी क्लास थी जिसमें अपने कुछ पीडियाट्रिक के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ करेक्ट हुए हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।